एवरीवन, है आई एम बैक विद अनदर वीडियो लेक्चर। और आज हम जिस चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं वो हमारे पास है लोड्स ऑन द हिप। ठीक है, बेसिकली हमारे पास हिप के ऊपर क्या लोड्स पड़ते हैं कि हमारे पास बेसिकली जो हिप जॉइंट है उस पर कितनी स्ट्रेस, कितनी कंप्रेशन, के टेंशन, किस तरह की फोर्सेस रिस्पेक्ट कर रही होती है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ की जो हम बात करते हैं एक तो ये कि हमें पता है हिप जो है वो मेजर लोड बेयरिंग जॉइंट है। ठीक है, हमारे पास जो लोड या वेट को बेयर करता है ना सबसे ज़्यादा, वो हमारे पास जॉइंट जो होता है वो हिप जॉइंट होता है, क्योंकि ये एक मेन जॉइंट होता है लोअर लिम्ब का, जिसकी वजह से हम बेसिकली इजीली वॉक कर सकते होते हैं। ठीक है, इसकी स्टिफनेस, इसके ऊपर कोई इंजरी हमारे पास सारी लोअर लिम्ब को डैमेज कर सकती है। ठीक है, तो हाँ पेशेंट हो सकता है कि कभी चल भी ना सके, तो इसलिए इसकी जो हमारे पास इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, मेजर लोड वेट बेयरिंग जॉइंट है हमारे पास। ठीक है, नेवर फुली अनलोडेड ड्यूरिंग द डेली एक्टिविटीज़, कभी भी हमारे पास डेली जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें फुली अनलोड नहीं होता, इस पर कुछ ना कुछ मिनिमम लोड पड़ा ही रहता है। ठीक है, डेली एक्टिविटीज़ आप कोई भी परफॉर्म करें, ठीक है, तो आप उस पर ये कह सकते हो कि इस पर कुछ ना कुछ लोड होता है। या आप वॉकिंग कर रहे हो, या आप रनिंग में हो, या आप सिंपल से चल रहे हो, ठीक है, या आप बैठे भी हो, तो उस केस में भी हमारे पास कुछ ना कुछ लोड जो होता है वो हमारे पास हिप जॉइंट पे होता है। ठीक है, when body weight evenly distributed across both legs during the upright position standing। ठीक है, हमारे पास बेसिकली यहाँ पे ये बात हो जा रही है कि हमारे पास जो बॉडी का वेट है, ठीक है, वो दोनों लेग्स पे इवनली डिस्ट्रीब्यूट हुआ होता है। लाइक अगर आप स्टैंडिंग पोजीशन में खड़े हुए हो, ठीक है, बिल्कुल इरेक्ट पोजीशन है आपकी, ठीक है, जैसे बंदा हम सिंपली खड़े होते हैं, ठीक है, तो वो जो पोजीशन होती है उसमें हमारे पास बेसिकली मैंने कहा बोथ लेग्स पे हमारे पास क्या होती है कि बॉडी का जो वेट है वो हमारे पास इवनली डिस्ट्रीब्यूट हुआ होता है। ठीक है, वेट सपोर्टेड एट ईच हिप, weight supported at each hip is half of the weight of the body segments above the hip and 1/3 of the total body weight। ठीक है, इस पे बात ये की जा रही है कि हर मतलब ईच लिम्ब पे, ठीक है, ईच लोअर लिम्ब पे, या आप ये कह सकते हो ईच हिप जॉइंट पे, हर हिप जॉइंट पे जो हमारे पास सिंपली जो हमारे पास जॉइंट है, ठीक है, जो हमारे पास फ्यूमर और हिप बोन के बीच में बन रहे हैं। ठीक है, इस जॉइंट के बीच में हमारे पास इस जॉइंट में दोनों साइड के, ठीक है, अगर हम वन साइड की बात करते हैं तो इसमें उन्होंने ये बात की हुई है कि जो इसके सारे अबव सेगमेंट्स है, इसके अबव क्या है हमारे पास अपर लिम्ब है, एक्सियल स्केलेटन है हमारे पास सारा, ठीक है, जिसमें हमारे पास सारे रिब केज आ जाता है, थोरेसिक वर्टिब्रास आ जाते हैं, स्कल आ जाता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें, उन सारी चीज़ों का जो वेट है उसके 1/2 ऑफ द वेट, ठीक है, हमारे पास है। लाइक हाफ जो है हमारे पास उसका वेट हर एक हिप पे आया हुआ होता है। ठीक है, लाइक इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हमने बात की थी। ठीक है, मैं बात करती हूँ, अगर मैं कहती हूँ कि मेरे पास फॉर एग्जांपल, एक हम सिर्फ एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं कि 50% लोड अगर हमारे पास इस हिप पे है, तो बाकी का जो 50% है वो दूसरी वाली हिप जॉइंट पे। ठीक है, इसकी बात ऐसे है कि मतलब आप सिंपली ये बात कह सकते हो ना कि हमारे पास दोनों साइड पे बराबर का जितना भी मेरा अपना अपर बॉडी वेट है, ठीक है, मेरे हिप जॉइंट से ऊपर जितना सारा बॉडी का वेट है वो दोनों साइड्स पे 50-50% डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इसकी ये बात। दूसरी मैंने कहा 1/3 ऑफ द टोटल बॉडी वेट, 1/3 टोटल बॉडी वेट की ये बात है कि पहले तो हम सिर्फ बात करते हैं अपर सेगमेंट की, ठीक है, सारे अपर अबव सेगमेंट्स जो हैं। अब हम लोअर की भी बात करें, जब हम पूरी बॉडी के वेट की बात करेंगे उसका उन्होंने कहा 1/3 हमारे पास जो होता है ना हर हिप जॉइंट पे आ रहा होता है। ठीक है, 1/3 का मतलब क्या होगा कि हमारे पास 35 और मे बी 36, 37 समथिंग आती है। ठीक है, ये रेशो बनती है, तो आप ये कह सकते हो कि हमारे पास जब आप इस रेशो के हिसाब से करते हो बॉडी के वेट को, तो हमारे पास 3 हाफ्स में आप डिवाइड करते हो और उसमें से जो 1 हाफ होता है वो हर हिप पे आ रहा होता है। ठीक है, 1/3 आप बेसिकली कहते हो। ठीक है, अब इसकी बात होगी हमारे पास, उन्होंने ये हमारे पास बेसिकली वेट की डिस्ट्रीब्यूशन बता दी हमारे पास बॉडी के ऊपर कैसे होगी। ठीक है, इसके बाद हम इस पर डिस्कस करें कि हमारे पास टोटल लोड जो है ईच हिप जॉइंट पे वो इस सिचुएशन में, ठीक है, जो हम सिचुएशन डिस्कस कर रहे थे, ग्रेटर होता है देन द वेट सपोर्टेड, बिकॉज इन दिस टेंशन इज लार्ज इन लार्ज मसल्स ऑफ अ हिप फर्दर एड्स कंप्रेशन एट जॉइंट। ठीक है,
इस सिचुएशन की बात है कि हमारे पास इसमें बात ये कर रहे हैं कि हमारे पास स्टैंडिंग पोजीशन है, हम पेशेंट को कह रहे हैं हम पर्सन को कह रहे हैं हम स्टैंडिंग पोजीशन में खड़ा है, ठीक है। और उस सिचुएशन में हमने ये कहा किया कि अगर तो पर्सन बैठा हुआ होता, ठीक है, फॉर एग्जांपल एक बंदा है वो बैठा हुआ है, ठीक है, तो उसकी बॉडी सपोर्ट हुई हुई है, ठीक है, उसकी बॉडी का वेट, सारा वेट उसकी हिप पे नहीं आ रहा, ठीक है, किसी न किसी चीज़ से सपोर्ट हुई है, लेकिन उस टाइम पे भी कुछ ना कुछ टेंशन होती है हमारे पास लार्ज मसल्स में, जो हमारे पास हिप के मसल्स हैं जिनको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। उसने कहा कि अब इस केस में जैसे अपराइट पोजीशन में, स्टैंडिंग पोजीशन में पेशेंट बंदा खड़ा है, तो क्या हो रहा है कि इसमें टेंशन के साथ साथ कंप्रेशन भी ऐड हो रही है। जाहिर सी बात है, हमें पता है हमारे पास जॉइंट बन कैसे रहा है, तो जब ऊपर का वेट सारा इसके ऊपर पड़ेगा तो दोनों बोन्स एक दूसरे के साथ करीब हो जाएंगी, जिसमें हमारे पास क्या हम कॉज करते हैं कि हमारे पास कंप्रेशन कॉज होती है, ठीक है। तो जो हमारे पास कंप्रेशन है जॉइंट पे वो भी इस केस में ऐड हो जाएगी टेंशन के साथ साथ, ठीक है। तो इन दोनों चीज़ों की जो बात की जा रही है वो ये की जा रही है, बेसिकली सिंपल सी जो बात है वो ये है कि अपराइट पोजीशन लाइक स्टैंडिंग पोजीशन में टेंशन के साथ साथ कंप्रेशन भी ऐड हो जाती है लार्ज जॉइंट पे या लार्ज मसल्स पे, ठीक है, एज कंपेयर टू जो हमारे पास पोजीशन वेट को सपोर्ट कर रही है, जैसे हमारे पास सिटिंग पोजीशन है, ठीक है। बिकॉज ऑफ द मसल टेंशन एंड कंप्रेशन अप्रॉक्सीमेटली सेम एज बॉडी वेट ड्यूरिंग स्विंग फेज ऑफ द वॉकिंग, ठीक है। इसी तरह से सेम आ रही होती है अगर हम स्टैंडिंग की बात करें, जैसे ही उस तरह से अप्रॉक्सीमेटली सेम ही बॉडी वेट जो होता है वो हमारे पास स्विंग फेज वॉकिंग का होता है, जिसमें हमने पहले भी काफ़ी बात की हुई है स्विंग फेज की। एक बार फिर बता दी कि हमारे पास वो फेज होता है वॉकिंग का जिसमें हमारे पास लेग जो होती है वो फ्लोर के साथ कनेक्टेड नहीं होती या फ्लोर के ऊपर नहीं होती बल्कि पूरी उठी हुई होती है ज़मीन से, ठीक है। वो जो हमारे पास फेज होता है वो हमारे पास होता है, उस फेज को हम क्या कहते हैं, स्विंग फेज, ठीक है। और जो हमारे पास सपोर्टेड लेग होती है वो हमारे पास स्टैंस फेज में होती है, ठीक है। ये हमारे पास बेसिकली जब हमारे पास आम से वर्ड्स में अगर कहा जाए, लेमैन टर्म में कहा जाए, तो हमारे पास सिंपली जब हवा में हमारी टांग है उस केस में हमारे पास क्या है कि हमारे पास स्विंग फेज है, और जब बिल्कुल ज़मीन के साथ हमारे पास सारा फेज परफॉर्म हो रहा है तो वो स्टैंस फेज है, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं नीचे, बात करते हैं कुछ फेमोरल इम्प्लांट्स की, ठीक है। फेमोरल इम्प्लांट्स बेसिकली हमारे पास क्या है कि हिप जॉइंट लोडिंग टू रेंज अराउंड 238% ऑफ द body weight during support phase of walking, around 251% of the body weight during climbing and around 260% of the body weight during descending stairs. femoral implants का मतलब ये है कि हम कोई इम्प्लांट ऐड करें, ठीक है, लाइक फीमर डैमेज हो चुकी है, ठीक है, उस केस में हमने क्या किया कि कोई उसकी रिप्लेसमेंट ऐड कर दी है, ठीक है। हो सकता है हमने सर्जरी करके या बेसिकली सर्जरी परफॉर्म कर दी फेमोरल हेड की, सर्जिकल नेक की, हमारे पास बेसिकली जो हमारे पास नेक है फ्यूमर की उसकी ग्रेटर टुकेंटर, लेसर टुकेंटर, एनीवेयर, ठीक है, कहीं पे भी कॉन्डाइल्स हो गए हमारे पास, जहाँ पे भी उन्होंने बात की, ठीक है। बेसिकली कॉन्डाइल्स तो हमारे पास नी जॉइंट पे ऐड होते हैं, लेकिन फ्यूमर की बात करें तो हम इसलिए उसको है, लेकिन ये है कि बेसिकली अगर हम अपर फ्यूमर की बात करते हैं तो हमारे पास उन्होंने वहाँ की बात की, ठीक है। हिप जॉइंट लोड करता है जो उसकी रेंज है, ठीक है, हमारे पास 238% जो होता है वो बॉडी वेट लोड कर लेता है ड्यूरिंग सपोर्ट फेज ऑफ वॉकिंग, ठीक है। जब हमारे पास वेट सपोर्ट है, सपोर्ट फेज हम स्टैंस फेज को ही कहते हैं, ठीक है। सपोर्ट फेज जो वॉकिंग का होता है उसमें 238% जो होता है हमारे बॉडी के वेट को वो क्या कर रहा होता है, वो बेयर कर लेता है। यहाँ पे बेसिकली बात ये हो रही है ना कि हमारे पास जो फ्यूमर के इम्प्लांट्स हैं, अब जब हमने फ्यूमर इम्प्लांट कर दिया कोई, ठीक है, कोई हमने एक्सचेंज कर दिया, इम्प्लांट्स का बेसिकली जो साफ सा मतलब है वो हम किसी भी टाइटेनियम की या टाइटेनियम से बेसिकली ज़्यादातर होता है कि हम उससे रिप्लेस कर देते हैं नॉर्मल बोन को, ठीक है, क्योंकि बोन डैमेज हो गया है या कोई फ्रैक्चर ऐसा है जिसमें हमारे पास हमें ज़रूरत है इम्प्लांट की, या कोई भी ऐसी कंडीशन है जिसमें हमें इम्प्लांट की ज़रूरत है, ठीक है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, बेसिकली हम सपोर्ट फेज को वॉकिंग के सपोर्ट फेज बेसिकली हम इम्प्लांट करते हैं, ठीक है। अब इन्होंने यहाँ पे बात की कि हिप जॉइंट पे जो लोड आ रहा है अगर तो फ्यूमर इम्प्लांट हुआ है तब की बात करें, ठीक है, तो अराउंड जो हमारे पास 238% होता है बॉडी वेट ड्यूरिंग
सपोर्ट फेस ये हमारे पास बेयर कर रहा होता है, ठीक है। इसी तरह उन्होंने ये हमारे पास बेसिकली डिफरेंट रिसर्चेस के थ्रू ये डाटा निकाला जाता है, ठीक है। तो उसकी बेस पे इन लोगों ने इस तरह से किया हुआ है, ठीक है। अराउंड 251% जो बॉडी वेट है क्लाइंबिंग में होता है, ठीक है। आप क्लाइंब कर रहे हो तो उस केस में अगर आप स्टेयर से उतर रहे हो तो 260% हमारे पास जो बॉडी वेट का वेट है ना, ठीक है, अकॉर्डिंगली उसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये बेयर कर लेता है, ठीक है। अराउंड 260 बॉडी वेट ड्यूरिंग डिसेंडिंग स्टेयर्स, ठीक है। ये हमारे पास बेसिकली ये हमारे पास कुछ डाटा अवेलेबल है, ठीक है। और ये बेसिकली सिर्फ यही है कि हमारे पास कितना हमारे देखो बॉडी का जो वेट है ना उसको उन्होंने अप्रॉक्सीमेशन दी हुई है, ठीक है। सिंपली सी अप्रॉक्सीमेशन है कि 238%, 251%, उनके अकॉर्डिंगली उन्होंने डिफरेंट रिसर्चेस करके उन्होंने ये डाटा निकाला हुआ है और उसी के अकॉर्डिंगली उन्होंने हमें ये डाटा दिया हुआ है, ठीक है। सपोर्ट फेज ऑफ वॉकिंग पे कितनी आ रही है, अगर बॉडी के वेट, अगर हम सारे बॉडी का वेट है, ठीक है, पूरे बॉडी का जो वेट है उसका 238% जो है वो हमारे पास हिप जॉइंट पे आ रहा है, उनकी कहने का ये मतलब है, ठीक है। इसी तरह 251% जो है हमारे पास हिप जॉइंट पे आ रहा है क्लाइंबिंग में और 260% हिप जॉइंट पे आ रहा है हमारे पास डिसेंडिंग स्टेयर्स में, बेसिकली ये कॉन्टेक्ट है, ठीक है। फिर नीचे कुछ एग्जाम्पल्स है जिनमें बेसिकली उन्होंने साथ साथ बॉडी वेट भी डिस्क्राइब किया हुआ है, ठीक है। हम उनको देख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या है, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास क्या चीज़ आ रही है कि हिप कॉन्टैक्ट फोर्सेज फॉर रनिंग एट 3.5 मिली बेसिकली इन्होंने कैलकुलेट की हुई है ना, तो हमारे पास 3.5 मीटर पर सेकेंड है हमारे पास, ठीक है। इस तरह से इन्होंने एल्पाइन स्काइंग ऑन द फ्लैट स्कोप, ठीक है, स्लोप, ठीक है। बेसिकली हमारे पास डिफरेंट तरह की स्काइंग बेसिकली हमारे पास हमें पता है कि क्या होती है कि स्काइंग इज बेसिकली हमारे पास जो होती है ना वो सिंपल सी एक जिसमें हम बेसिक कहते हैं कि हमारे पास स्नो के ऊपर ना जैसे हम उस पर स्नो के ऊपर स्केटिंग करते हैं, ठीक है, इसी को बेसिकली हम स्काइंग कह रहे थे। आप बेसिकली इसको कोई स्पोर्ट्स पे या ट्रांसपोर्ट पे एक जगह से दूसरी जगह लोग फन के लिए भी करते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारे पास बेसिकली जो हम बेसिकली स्नो पे कर रहे होते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ बोर्ड्स होते हैं कुछ, ठीक है, उनके साथ साथ उन्होंने बोर्ड्स बनाए होते हैं कुछ, साथ हमारे पास क्या होती हैं कि स्टिक्स की तरह की पकड़ी हुई होती हैं जिसके थ्रू वो अपने आप को हैंडलिंग दे रहे होते हैं, ठीक है। ये जो हमारे पास स्पोर्ट है ना उसको हम स्काइंग कहते हैं, ठीक है। तो उस केस में हम बात करें कि हमारे पास क्या है कि हमारे पास उस केस की हम स्लोप में भी बात करें, फ्लैट स्लोप पे भी और स्टीप स्लोप में भी। लाइक हमारे पास स्टीप स्लोप की हम ऐसे ही बात करते हैं ना कि हमारे पास जब खुरदुरी सी जगह होती है, ठीक है, तो हमारे पास हम उस केस में बात करें, ठीक है। और ये मतलब अल्पाइन स्काइंग भी बेसिकली उसी की एक टाइप है जिसमें हम डाउन हिल जा रहे होते हैं, ठीक है। लाइक हम नीचे की तरफ स्लाइड कर रहे होते हैं, ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ जब जा रहे होते हैं तो उस काइंड की टाइप को उन्होंने अल्पाइन या अल्पीन कहा है, ठीक है। ये बेसिकली हमारे पास क्या होती है सारी चीज़ें होंगी। फिर हमारे पास आगे के अल्पाइन की बात करें, क्रॉस कंट्री भी हमारे पास काइंड की एक टाइप है, ठीक है। अच्छा, हम बात करते हैं कि हमारे पास इन्होंने यही बात की, हमने ये कुछ एग्जांपल्स डिस्कस की। बेसिकली इनकी एग्जांपल्स हैं कि हमारे पास बॉडी वेट की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, ठीक है। अब उन्होंने ये बात की कि जब हमारे पास हिप कांटेक्ट में आता है रनिंग में, ठीक है, रनिंग उन्होंने क्या कहा है कि हमने 3.5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड के साथ इसकी रनिंग है, ठीक है। अब उसने क्या कहा कि हमारे पास 520% बॉडी वेट जो है हमारे पास हिप जॉइंट पे पड़ रहा है, ठीक है। इसी तरह उसने अगर कहा है फ्लैट स्लोप है और स्काइंग परफॉर्म हो रही है तो 410% है। क्या कहा है? 410%। लेकिन अगर स्टीप स्लोप है तो वही हमारे पास काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। वही हिप पे जो लोड पड़ रहा है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गया है, ठीक है। आप इसको ऐसे भी कह सकते हो अगर हम इसको 1000 की उस रेंज से लें तो फिर उसके हिसाब से काफ़ी मैनेज हो जाती है कि हर चीज़ को 1000 के हिसाब से लो तो इतना बॉडी वेट जो है हमारे पास ये इस पे पड़ रहा है, ठीक है। इसी तरह 400% जो है वो हमारे पास क्या हो गया कि
स्काइंग की क्लासिकल टेक्निक में आ रही है, ठीक है, क्रॉस कंट्री, और हमारे पास 460% स्केटिंग की एक टेक्निक है जिसमें हमारे पास क्रॉस कंट्री की बात हो रही है, ठीक है। तो हम बात करते हैं अल्पाइन और क्रॉस कंट्री स्काइंग के वेट्स की, ठीक है। बेसिकली हमारे पास सिंपली अगर हम देखें ना कि अल्पाइन स्काइंग में ना बेसिकली हम जो हम स्टिक्स कहते हैं या हम क्या कहते हैं इसको स्काई लिफ्ट्स कहते हैं, ठीक है, इसको जो भी कहते हैं, ठीक है, इसकी ना हेल्प ले रहे होते हैं, ठीक है, इसमें लाइक अल्पाइन स्काइंग में। इसलिए हमारे पास इस पर क्या उन्होंने कहा है कि फ्लैट स्लोप पे कम, ठीक है। इसी तरह अगर क्रॉस कंट्री स्काइंग की बात करते हैं तो इसमें बेसिकली हमारे पास हम बॉडी का वेट ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं एज़ कम्पेयर टू, या हम अपने लोकोमोशन को अपनी बॉडी को इस्तेमाल कर रहे होते हैं एज़ कम्पेयर टू हम स्काइज की हेल्प लेते हैं, ठीक है, या हम स्काई लिफ्टर्स या जो भी हमारे पास इक्विपमेंट्स हम यूज़ कर रहे होते हैं वो सारे, ठीक है, उनकी हेल्प के बगैर काम कर रहे होते हैं ज़्यादातर अपनी बॉडी के थ्रू, ठीक है। उसमें क्लासिक टेक्निक भी होती है, स्केटिंग टेक्निक भी होती है, ठीक है। बेसिकली हमारे पास डिफरेंट तरह से गेम है ना, ठीक है, अब उस गेम की डिफरेंट तरह से रूल्स होते हैं, डिफरेंट तरह से उसको खेला जाता है, ठीक है, डिफरेंट तरह से उसमें, जैसे अगर आप सिर्फ क्रिकेट की एग्जांपल लें तो आप क्या कहते हो कि आप उसमें 20-20 भी कर सकते हो, आप उसमें बेसिकली 50 ओवर्स के भी साथ खेल सकते हो। तो इसी तरह इन्होंने भी इसको भी डिवाइड किया है इसकी टाइप्स पे, किस तरह से ये खेली जाएगी, किस तरह से परफॉर्म होगी, डिफरेंट कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया है, ठीक है। तो इसी तरह से उन्होंने बॉडी वेट के साथ, अब मैंने इसकी बात की थी कि हम 1000 के हिसाब से अगर करते हैं, ठीक है, मतलब मैं कहती हूँ कि 1000 टोटल है, उसमें से 520 का बॉडी वेट जो हमारे पास जब हम रनिंग करते इतना आ रहा था, 410 जब हम फ्लैट स्लोप पे थे, 780 जब हम स्टीप स्लोप में थे, स्टीप रफ सा स्लोप होता है ना जिसमें हम जिगजैग स्लोप है जिसको हम कहते हैं पत्थर पड़े हुए हैं, अगर आपके बिल्कुल फ्लैट फ्लोर नहीं है बल्कि पत्थर शत्थर है तो उस केस में हमारे पास क्या होते हैं कि हम उस फ्लोर पे कहते हैं, ठीक है। और इस तरह 400 हमने क्या कहा कि क्लासिकल टेक्निक है स्केटिंग की, अगर स्केटिंग की टेक्निक ऐड हो जाती है तो 460% बॉडी वेट के अकॉर्डिंगली आ रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। अब हम आगे चलते हैं, काफ़ी इसको एग्जाम्पल्स को डिस्कस कर लिए। बेसिकली ये सारी बात जो रही है वो हिप पे लोड कितना पड़ा है, किस गेम में, किस तरह से या किस पोजीशन में, हमारे पास बेसिकली यही बात हो रही है, ठीक है। हिप लोडिंग इंक्रीज विद द वेयरिंग ऑफ हार्ड सोल शूज़। बेसिकली जाहिर सी बात है, अगर एक बंदा है जिसने सोल ही ऐसा पहना है जो बहुत हार्ड है, उसको उठाने में ही हिप पे लाइक अगर उसको पाँव को उठाने में इतना वज़न उसका इतना वज़न है कि वो उसके लिए मुश्किल हो रहा है, तो जाहिर सी बात है उसका लोड ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू कि जिसने सॉफ्ट सोल के शूज़ पहने हुए हैं, ठीक है। तो बेसिकली यही बात है कि अगर आप खुद भी पहन के देखो जिसका हार्ड सोल होगा तो आप उसको उठाओगे तो आपके हिप पे बाकायदा एक लोड महसूस होता है, लेकिन अगर आप सॉफ्ट सोल के पहनते हो तो आपको पता नहीं चलता कि आपने शूज़ को या अपने फुट को उठाया है, ठीक है। कैरिंग अ लोड सच ए सूटकेस ऑफ 25% ऑफ द योर बॉडी वेट ऑन वन साइड, ठीक है, एक साइड पर उठाया। 167% इंक्रीज ऑफ लोड इन कॉन्ट्रालेटरल हिप एज कम्पेयर टू द लोडेड हिप, ठीक है। अब इसमें जो बात हो रही है वो बेसिकली हमारे पास एक एग्जाम्पल की बात हो रही है। इसमें उन्होंने बात की है, एक बंदा है उसने सूटकेस उठाया है, वो इतना है कि उसका 25% जो है हमारे बॉडी के वेट के हिसाब से, ठीक है। अब उसने सूटकेस एक साइड पे उठाया, मतलब मैं कहती हूँ मैंने अपने राइट साइड पे उठाया है, ठीक है। हम एग्जाम्पल की बात करते हैं ना, मैंने क्या कहा, मैंने उसको कहा राइट साइड पे अगर मैंने सूटकेस उठाया है, ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ कि मेरी जो लेफ़्ट साइड है उस पे लोड का इंक्रीज़, मतलब राइट साइड पे 25% सिर्फ लोड इंक्रीज़ हुआ है, लेकिन जो लेफ़्ट साइड है उस पे इंक्रीज़ हुआ है 167%, ठीक है। इसकी वजह क्या हो सकती है, ठीक है, मैं बात करती हूँ। इसकी वजह ये हो सकती है कि हमारी बॉडी एक एडजस्टमेंट का काम करती है, ठीक है। जब उसने देखा कि एक साइड पे हिप का एक साइड पे लोड ज़्यादा हो रहा है, उसने उसको कंपनसेट करने के लिए दूसरी साइड पे के मसल्स को काम ज़्यादा करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से जब वहाँ पे लोड पड़ रहा था उतनी ही ज़्यादा एक साइड की कंपनसेटरी मैकेनिज़्म ने दूसरी साइड की कंपनसेटरी मैकेनिज़्म को एक्टिवेट किया, मतलब राइट साइड के कंपनसेटरी मैकेनिज़्म ने लेफ़्ट वाले को एक्टिवेट किया, जिसकी वजह से वहाँ पे तो 95% लोड था इंक्रीज़ हुआ बॉडी वेट से, लेकिन जो यहाँ इस साइड पे वो 167% हुआ। क्योंकि कंपनसेटरी मैकेनिज्म है, इंजरी के चांसेस को प्रिवेंट करने के लिए उसने यहाँ पे काम करना था, ठीक है। तो उसने क्या कहा कि मैं सारा लोड अपने ऊपर ले लेता हूँ, ठीक है, ये कंपनसेटरी में, इसी वजह से इस साइड पे लोड क्या हो गया, ज़्यादा हो गया।
या इस साइड की हिप पे लोड ज़्यादा हो गया। बेसिकली कंपनसेटरी मैकेनिज्म। अगर आप खुद भी अपने आप को उठा के देखो, कोई भी भारी चीज़ एक साइड पे उठाओगे, आपको लोड जो है वो दूसरी साइड पे भी फील होता है, अच्छा भला लोड फील होता है, ठीक है। तो इसकी वजह यही होती है कि इस साइड पे तो आपको शायद सिर्फ शोल्डर, हैंड वगैरह पे ज़्यादा पता चल रहा हो, लेकिन इस साइड पे क्या होता है कि इस साइड की आपकी ये साइड, क्योंकि इस साइड क्या कर रही है, टेंशन में आ गई ना। मैं फॉर एग्जांपल अगर एग्जांपल देती हूँ, हम बात करते हैं अगर इसकी एनाटमी की, तो क्या होता है कि एक साइड हमारे पास क्या आई, जिस साइड पे मैंने सूटकेस उठाया लाइक राइट साइड पे, उस पर मेरे पास क्या आई, कंप्रेशन ज़्यादा आ रही थी, ठीक है। कंप्रेशन क्या हुई, इंक्रीज़ हुई। लेकिन जो मेरे पास लेफ़्ट साइड थी वहाँ पे हमारे पास टेंशन ज़्यादा इंक्रीज़ हुई। क्यों? क्योंकि हमारे पास वहाँ पे लोड इतना ज़्यादा पहले से नहीं था, लेकिन क्या हुआ कि हमारे पास जब खिंचाव पड़ा ना, उस खिंचाव की टेंशन की वजह से हमारे पास लोड उस साइड पे इंक्रीज़ हो गया। सिंपल सी ये बात, ठीक है। दूसरी साइड, अब हम आगे चलते हैं, हम कुछ और चीज़ें डिस्कस करते हैं, फिर इसको वाइंड अप करते हैं, ठीक है। हमारे पास नेक्स्ट चीज़ क्या आ रही है, एज गेट स्पीड इंक्रीजेज द लोड ऑन द हिप इंक्रीजेज ड्यूरिंग बोथ स्विंग एंड सपोर्ट फेज, ठीक है। जाहिर सी बात है, गेट की स्पीड, गेट हमारे पास बेसिकली वॉकिंग के पैटर्न को हम कह रहे हैं ना, तो अगर गेट की स्पीड इंक्रीज हो रही है तो हमारे पास जाहिर सी बात है हिप की भी इंक्रीज होगी। जैसे हम कहते हैं ना, अगर मैं वॉकिंग से रनिंग की तरफ जाती हूँ, ठीक है, तो मेरे पास क्या होगा कि मैं इतना ही तेज़ भाग रही हूँ, ठीक है, वॉकिंग से रनिंग की तरफ मैं अपना शिफ्ट कर रही हूँ, ठीक है, तो क्या होगा कि मेरे पास स्विंग और स्पोर्ट फेज दोनों तेज़ हो जाएंगे। दोनों तेज़ होंगे तो जाहिर सी बात है लोड हिप पे इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। हाई लोड ड्यूरिंग जॉगिंग, जाहिर सी बात है जॉगिंग में भी हमारे पास हाई लोड होता है। डिक्रीज विथ स्मूथ गेट पैटर्न एंड सॉफ्ट हील स्ट्राइक्स, वही बात की है कि अगर आप इसको डिक्रीज भी कर सकते हैं, जैसे हमने कहा लोड इंक्रीज हो रहा है जॉगिंग में, लेकिन आप अगर स्मूथ गेट रखते हो, गेट का पैटर्न आपका अच्छा है। दूसरा हमारे पास अगर आपने सॉफ्ट हील की स्ट्राइक की है, हील स्ट्राइक हमारे पास होती है बेसिकली जब हम अपनी हील को ज़मीन के साथ अटैच करते हैं, हील की स्ट्राइक को इसको कहते हैं, ठीक है। सिर्फ जो हमारे पास हील है, जहाँ पे हमारे पास हम मेन जो हमारे पास बोन है, ठीक है, फुट की, ठीक है, जिसमें हमारे पास में कलकेनियम आती है, ठीक है, कलकेनियस आती है, ठीक है। तो जो हमारे पास कलकेनियस है वो क्या करती है कि जैसे हमारे पास हील की स्ट्राइक हुई, ठीक है, तो जो हमारे पास कलकेनियस होती है वो जैसे ज़मीन के साथ लगेगी ना, तो हमारे पास उस टाइम में अगर आपने आराम से इसको लगाया है तो हमारे पास बेसिकली सॉफ्ट हील स्ट्राइक्स हैं, और अगर आपने ज़ोर से इसको लगाया तो हार्ड हील स्ट्राइक्स हैं। अगर आपने आहिस्ता से लगाया तो सॉफ्ट हील स्ट्राइक्स है। सिंपली सी ये बात इसमें बताई गई है, ठीक है। तो इस तरह जॉगिंग में लोड तो हाई होगा ही हिप पे, ठीक है, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा बहुत डिक्रीज कर सकते हो, अगर आप गेट के पैटर्न को स्मूथ रखो, सॉफ्ट हील की स्ट्राइक्स इस्तेमाल करो, तो हमारे पास लोड कम हो सकते हैं, ठीक है। हिप जॉइंट वेल डिजाइन टू बेयर लार्ज लोड, ठीक है। हिप जॉइंट ना बेसिकली वेल डिजाइंड होता है, ठीक है, एक हिप के जॉइंट को बेयर या लोड को बेयर करने के लिए, ठीक है। इट habitually sustains because the diameter of the humerus head larger than the articulating surface of acetabulum, ठीक है। इसकी बात समझ आई है, मैं ये बात करती हूँ, इसकी भी हम नीचे पहले डिस्कस करते हैं क्या है, ठीक है। कॉन्टैक्ट बिटवीन टू बोन्स इनिशियली बिगेन्स अराउंड द पेरिफेरी, लोड इंक्रीजेस, कॉन्टैक्ट एरिया इंक्रीजेस, स्ट्रेस कांस्टेंट, ठीक है। इसकी मैं बात बताती हूँ कैसे बात की उन्होंने, ठीक है। क्यों हमारे पास हिप जो है वो लार्ज लोड बेयर कर लेता है बगैर इंजरी के, इंजर्ड नहीं होता, और लोड क्या होता है, जितना ज़्यादा बढ़ता जाए कोई नहीं होता, इतनी ज़्यादा इंजरी के चांसेस इंक्रीज नहीं होते, ठीक है। उसका वजह यह कि इसकी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, ठीक है, इसकी एनाटमी ऐसी है कि बेसिकली क्या है, हमने बात की थी ना, ये मेरे पास ह्यूमरस का हेड है, सॉरी मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे, ह्यूमरस नहीं, फ्यूमर का हेड है, ठीक है, सही है, फ्यूमर का हेड है हमारे पास, ठीक है। फ्यूमर का जो हेड है वो क्या है कि हमारे पास लार्ज डायमीटर जो है फ्यूमर के हेड का ज़्यादा है देन द आर्टिकुलेटिंग सरफेस ऑफ एसिटाबुलम, ठीक है। जाहिर सी बात है, आप देखो जब दो बोन्स एक कांटेक्ट में आ रही हैं, अगर तो मेरे पास इसका है ही ज़्यादा, तो ये बेसिकली क्या करेगा, इसका डायमीटर
क्या होगा कि अगर हमारे पास एसिटाबुलम का कम है, इसका ज़्यादा है, तो हमारे पास बेसिकली हमें इजीली क्या होगी कि इसकी रोटेशन परफॉर्म कराने में आसानी होगी, ठीक है। बेसिकली इसी चीज़ की बात की है कि कांटेक्ट बिटवीन टू बोन्स इनिशियली तो हमारे पास पेरिफ्री में सिर्फ पेरिफ्रीज में अटैच होता है, ठीक है। लाइक मैं बात करती हूँ कि मेरे पास जो फ्यूमर का हेड है उसका बीच वाला एरिया कांटेक्ट में नहीं है, सिर्फ पेरिफेरल एरिया जो है वो एसिटाबुलम के पेरिफ्रीज पे अटैच है। आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, जितना लोड इंक्रीज हो जाता है ये सारा जो है कंप्रेस होता है। कंप्रेस होने की वजह से जो हमारे पास फुल हेड है यूमरस का फ्यूमर का, वो सारा इन कॉन्टैक्ट आ जाता है एसिटाबुलम के, ठीक है। मैं कहती हूँ पहले मैंने क्या कहा, बीच वाला एरिया जो है वो कनेक्ट नहीं था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि वो भी इंक्रीज हो गया। जैसे जैसे लोड इंक्रीज हुआ ये कॉन्टैक्ट इंक्रीज हुआ, बट स्ट्रेस कांस्टेंट रहा। क्यों? क्योंकि स्ट्रेस हमारे पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया। हमने जब इसका कॉन्टैक्ट इंक्रीज कराया तो हमारे पास बेसिकली स्ट्रेस ने क्या किया, अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया सारे बोन में, ठीक है। सारी बोन में, या हमारे पास जो बोन बेसिकली थी कॉन्टैक्ट जो हमारे पास मेन जॉइंट है, ठीक है, उसमें क्या किया ये कि सारे को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। इसी चीज़ को हम डिस्कस करें कि हमारे पास क्यों हिप जॉइंट बहुत ज़्यादा लोड को बेयर कर लेता है, ठीक है। ये एक कॉज, एक मेन वजह है कि इसकी एनाटॉमी ही ऐसी है कि बेसिकली पहले ये क्या कर रहा था, मैं अगर यहाँ पे बना के दिखाती हूँ, ठीक है। पहले ये क्या करता है, एसिटाबुलम की सिर्फ पेरिफ्रीज के साथ अटैच होता है, ठीक है, सिर्फ पेरिफ्रीज। मिडल वाला जो रीजन होता है ना वो सिर्फ खाली रह जाता है, मिडल वाले रीजन पे कनेक्शन नहीं है, ये सिर्फ पेरिफ्रीज। जैसे जैसे कंप्रेशन इंक्रीज हुई, टेंशन इंक्रीज हुई, इसने क्या किया, इसने कहा मैं अपने बाकी एरिया को भी, मैं क्यों पीछे रहूँ, मैं भी बाकी एरिया को भी कनेक्ट करता हूँ ताकि मेरे ऊपर लोड ज़्यादा ना आए, मेरी इंजरी ना हो जाए। इस केस में क्या करते हैं कि पूरा अपना कॉन्टैक्ट ले आता है एसिटाबुलम के साथ, जिस केस में हमारे पास क्या होता है कि लोड डिस्ट्रीब्यूशन आसानी हो जाती है, जिसके वजह से जितना भी लोड बढ़ता जाए इंजरी के चांसेस बहुत रेयर होते हैं, ठीक है। वो तो अलग बात है कि आपके पास बहुत सडनली लोड आया है और डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम ही नहीं मिला बॉडी को, तो आपके पास फ्रैक्चर आ जाता है फ्यूमर की नेक का, ठीक है। बेसिकली सबसे ज़्यादा जो कॉमन फ्रैक्चर होता है फ्यूमर की नेक का ही होता है, ठीक है। तो हिप पे हिप जॉइंट पे तो हमारे पास फ्यूमर की नेक का होता है। सो बेसिकली ये बात की जा रही है, ठीक है। यूज ऑफ क्रच और केन ऑन द साइड ऑपोजिट एंड इंजर्ड और पेनफुल हिप इज बेनिफिशियल इन दैट it serves to more evenly distribute the load between the legs throughout the gait cycle. बेसिकली इन्होंने यहाँ पे हमें बताया हम क्रचेस क्यों यूज़ करते हैं। बेसिकली इसी वजह से यूज़ करते हैं कि हमारे पास जो साइड है इंजर्ड साइड से ऑपोजिट साइड पे हम इसलिए यूज़ कर रहे होते हैं ताकि हमारे पास जो दोनों साइड पे लोड है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, ठीक है। ताकि हमारे पास क्या हो के जो हमारे पास इंजर्ड साइड है उसका जो लोड है वो दूसरी साइड पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो हमारे पास उस साइड पे डैमेज ना आए, उस साइड की हिप जॉइंट पे डैमेज ना आए, हम उसको स्टेबल रख सकें, ठीक है। बेसिकली इसीलिए हमारे पास क्या होता है कि हम क्रचेस को यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ड्यूरिंग स्टैंस सपोर्ट ऑपोजिट द पेनफुल हिप डिक्रीजेज, ठीक है। पेनफुल हिप डिक्रीजेज द अमाउंट ऑफ टेंशन रिक्वायर्ड of the powerful abductor muscles, thereby decrease the load on the painful hip, increase the stress on the opposite hip. यहाँ पे बेसिकली उन्होंने बात की भी, आपके पास अगर हिप आपकी पेनफुल है, ठीक है, क्या हुआ, फ्रैक्चर हो गया आपके पास फ्यूमर का, ठीक है। जब आपके पास फ्यूमर का फ्रैक्चर हो गया तो हमारे पास स्टैंस फेज में जाहिर सी बात है सपोर्ट है, हमारे पास दोनों ज़मीन पे पाँवने लग रहे हैं, ठीक है। उस केस में क्या होता है, अगर आप क्रचेस को यूज़ नहीं कर रहे तो हमारे पास क्या होती है, लोड जो होता है वो पेनफुल हिप पे बहुत इंक्रीज़ हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास एब्डक्टर्स जो मसल्स होते हैं उनमें टेंशन इंक्रीज़ हो जाती है। जाहिर सी बात है आप मूव कर रहे हो ना, तो आप मूव कर रहे हो तो जाहिर सी बात है सपोर्ट फेज में हमारे पास क्या होगा कि टेंशन ने इंक्रीज़ किया, जिसकी वजह से हमारे पास स्ट्रेस भी है, दोनों साइड्स पे इंक्रीज़ हो रहा है। लेकिन अगर आप एक साइड पे सपोर्ट दे रहे हो, लाइक पेनफुल साइड पे आपने सपोर्ट दी, ठीक है, पेनफुल हिप की सपोर्ट है, और अगर वो सपोर्ट कम है, ठीक है, अगर तो वो सपोर्ट कम है हमारे पास, ठीक है, तो क्या होगा कि टेंशन जो होगी वो एब्डक्टर मसल में फिर इंक्रीज हो जाएगी। लोड जो होगा पेनफुल हिप पे तो कम था, ठीक है, लेकिन स्ट्रेस जो था वो अपोजिट हिप पे ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे पास क्या हो जाएगा कि जाहिर सी बात है बंदे को पहले ही पेन है तो उस फुट पे तो वो इतना जोर डालेगा नहीं, ऑपोजिट फुट पे डालेगा, जिसकी वजह से ऑपोजिट फुट पे हमारे पास या ऑपोजिट हिप पे हमारे पास स्ट्रेस ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से उस फुट की इंजरी के चांसेस है। इसी वजह से हम क्रचेस को यूज़ कराते हैं ऑपोजिट साइड पे,
ताकि हमारे पास उस साइड की इंजरी के चांसेस को डिक्रीज कर सके, और साथ साथ हमारे पास एक स्टेबिलिटी पेशेंट को मिल जाती है कि जो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो मेंटेन रहे, उसकी हमारे पास बेस ऑफ सपोर्ट मेंटेन रहे। ये सारी चीज़ें हम देख के क्रंचेस पेशेंट को बेसिकली हम क्या करते हैं, रिकमेंड करते हैं। ठीक है, बेसिकली हम अपने प्लान ऑफ केयर में सारा कुछ ये मेंशन करते हैं कि हम किस वजह से हम बेसिकली क्रंचेस को यूज़ करा रहे हैं। हमने एक पेशेंट को जाहिर सी बात है तभी देना है ना जब हमारे पास एक पेशेंट ऑलरेडी एक इंजर्ड लिम्ब के साथ है, एक इंजर्ड हिप के या लोअर एक्सट्रीमिटी के साथ है। हम उसी केस में हमारे पास क्या करते हैं, क्रंचेस यूज़ करा रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास हम क्या करते हैं कि हम बेसिकली उसकी पेन के साथ साथ हमने उसकी फर्दर इंजरीज के चांसेस को भी डिक्रीज करना होता है, इसीलिए हम क्या करते हैं कि हम क्रंचेस को इस्तेमाल करते हैं। सो आज हमने लेक्चर कंप्लीट कर लिया है, यही चीज़ें थी हमारे पास। ठीक है, जो हमने डिस्कस करनी थी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर फिर भी कोई चीज़ है जो समझ नहीं आई है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम कॉमन इंजरीज ऑफ हिप पे डिस्कशन करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ काइंडली आप लोग जो है ना सपोर्ट कीजिए, बेसिकली जाके फेसबुक के पेज को भी और यहाँ पे भी सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।